Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, इस समय आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है और ये 5th सेमेस्टर का पेपर है। स्टूडेंट, जो बच्चे हमारे होम साइंस से 5th सेमेस्टर में हैं, जिनका पेपर जो है 18 दिसंबर को होना निर्धारित हुआ है। 18 दिसंबर को आप लोगों का पेपर होगा। स्टूडेंट, पेपर कौन सा है? तो पेपर आप लोगों का दूसरा पेपर, सेकेंड पेपर होगा। पहला पेपर आप लोगों का हो गया था, जिसमें बच्चों ने बताया कि मैम आपके द्वारा जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाया गया था वो क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो मेरा मोटिव यही रहता है स्टूडेंट कि आप लोगों का कम से कम एटलीस्ट जो है 40 नंबर फिक्स रहे मेरे मॉडल पेपर से। तो ज़्यादा नहीं, मैंने 2 ही या 3 मॉडल पेपर दिया था। उसमें से स्टूडेंट आप लोगों का 2 लॉन्ग क्वेश्चन और 2-3 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, तो आइए देखिए, पेपर का नाम है आप लोगों का कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग। ये आप लोगों का क्या है, पेपर का नाम है स्टूडेंट। तो ये पार्ट 1 है आज आप लोगों का। आज पार्ट 1 भी पार्ट 1 में हमने आप लोगों का जो है 2025 में जो क्वेश्चन आए हैं आपके पहले, यानी 25-26 आप लोगों का चल रहा है स्टूडेंट। इसके पहले जो 24 और 25 में जो क्वेश्चन आए हैं उसको मैंने यहाँ पे लिया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है और 2-3 जो है आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन लिया। कल एक और मॉडल पेपर दे देंगे, उतना ही आप लोगों को जो है पर्याप्त रहेगा स्टूडेंट। ओके, तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षण के विभिन्न चरणों का विस्तृत उल्लेख कीजिए, या फिर गृह विज्ञान शिक्षण के विभिन्न चरण बताइए। दोनों तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षण के चरण क्या है, या गृह विज्ञान शिक्षण के चरण बताइए। तो पहला देखिए इसका आंसर आप क्या लिखेंगे। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षण के जो चरण होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। तो पहला क्या है आपका, स्थानीय स्थितियों का विश्लेषण करना। दूसरा क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण करना। तीसरा है शिक्षण हेतु नियोजन करना। चौथा है मूल्यांकन, और पांचवा क्या है आपका पुनर्विचार। तो पहला देखिए आपका क्या, स्थानीय स्थितियों का विश्लेषण करना। आइए इस पॉइंट को हम देखते हैं और समझते हैं। तो पहला पॉइंट आपका है स्थानीय स्थितियों का विश्लेषण करना, यानी ग्रामीण हेतु किसी भी कार्यक्रम नियोजित करने से पहले, ठीक है, ग्रामीणों हेतु, यानी कहने का मतलब क्या है कि गांव के लोगों के लिए कोई भी कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, वहाँ का जो भी स्थिति है वहाँ के स्थितियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले वहाँ की स्थितियों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। जैसे ग्रामीणों का शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति कैसी है, वहाँ कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, स्त्रियों की क्या स्थिति है, वे घर से बाहर निकलती हैं या पर्दा में रहती हैं, उनकी बातों को परिवार वाले कितना मानते हैं, उनका स्वास्थ्य स्तर कैसा है, इन सब चीज़ों का जो है मतलब ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आदि अनेकों बातों की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कार्यक्रम बनाना चाहिए। देखिए पहला पॉइंट हमने आपको बताया ना कि जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ का जो भी दिनचर्या है, पहले क्या है वहाँ के स्थानीय स्थितियों का पहले विश्लेषण करना चाहिए। उसमें विश्लेषण में हमको क्या देखना है कि गांव के जो लोग हैं शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, वहाँ पे मतलब गांव में जो है वो कहाँ, वहाँ पे कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, वहाँ की स्त्रियों की स्थिति क्या है, मतलब वो पढ़ी लिखी हैं कि नहीं है, ठीक है, वो पर्दा में रहती हैं या बाहर निकल कर जॉब करती हैं। फिर स्त्रियों की जो है परिवार में क्या स्थिति है, यानी स्त्रियों का जो परिवार में बातों को सभी लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं, या उनका स्वास्थ्य स्तर कैसा है, इन सब बातों का जो है पहले क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, उद्देश्यों का निर्धारण देखिए कि जब स्थितियों का विश्लेषण भली भांति कर लिया जाए तभी उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले तो हम क्या है स्थिति को आंकलन करेंगे, फिर दूसरा हमारा क्या होगा, उद्देश्य क्या, मतलब हमको काम जो है कैसे करना है, किन उद्देश्य को लेकर करना है। ठीक है, अब जैसे देखिए यदि गांव में जल व्यवस्था सुचारू नहीं है, यानी गांव में जो है पानी की व्यवस्था अच्छे से नहीं है, या फिर गांवों में संक्रामक रोग फैला है, या फिर स्थितियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति दयनीय है, तब उन समस्याओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उद्देश्य का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, यानी पहले क्या है, पहले हम पानी की
व्यवस्था को देखेंगे। अगर गांव में कोई महामारी फैली हुई है तो उसको टीकाकरण के जरिए, दवाइयों के जरिए, पूरक आहार के जरिए जो है देखकर उसको मतलब ठीक करना। स्त्रियों की आर्थिक स्थिति क्या है, मतलब उनको कुटीर उद्योग, ये सब मतलब ये जो मतलब ये समस्याएं अगर हैं वहाँ पे, तो पहले क्या है, पहले इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमको उद्देश्य बनाना चाहिए, ताकि इससे क्या हो सके, गांव के लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, उनमें से जो समस्याएं अधिक तीव्रता वाली हैं उनका चयन करके पहले उनका निदान करने का जो है प्रयत्न करना चाहिए। यानी ये समस्याएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई तीव्र समस्या है, ठीक है, तो पहले क्या है, पहले उसको, जैसे अब यहाँ पे क्या है, संक्रामक रोग जो है बहुत ज़्यादा तीव्र तो पहले हम क्या करेंगे, संक्रामक रोग जो है, अगर दूषित जल से रहता है, हम जल को शुद्ध करेंगे। और मतलब दूषित जल को पहले शुद्ध करने का प्रोसेस, उन पेयजल अच्छा हो उनको बताना। ठीक है, और संक्रामक रोग पर काम करेंगे ताकि वो बीमारी कंट्रोल होगी, तभी तो फिर बाद में तब स्त्रियों की स्थिति पर हम जाएंगे। ओके, ठीक है। अब आइए देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, शिक्षण हेतु नियोजन करना। शिक्षण हेतु नियोजन करना यानी गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्त्रियों को गांवों में जाकर ग्रामीण स्त्रियों को शिक्षित करना होता है। इसके लिए उसे शिक्षण सामग्री का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। समस्याओं के निवारण हेतु जिन शिक्षण विधियों का चुनाव किया जाए उसका प्रयोग उसे करना आना चाहिए। जैसे यदि ग्रामीण स्त्रियां अनपढ़ हैं तो उनके लिए चार्ट, बुलेटिन, मैगजीन आदि, यहाँ पे होगा आई नहीं होगा, आदि लिखित शिक्षण सामग्री किसी काम का नहीं होता है। उनके लिए तो कठपुतली का खेल, विधि प्रदर्शन, टीवी शो, सिनेमा, नाटक आदि के माध्यम से जो है उनको मतलब जो है शिक्षा या शिक्षण देना चाहिए। देखिए, कहने का मतलब क्या है, अगर अनपढ़ स्त्रियां हैं और उनके सामने हम बुलेटिन, मैगजीन या न्यूज़पेपर ही ले जाकर रखे कि नहीं सरकार ने देखी ये सारी योजनाएं जो है सरकार ने आप लोगों के लिए निकाली है, तो क्या वो समझ पाएंगी? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगी। लेकिन ये सब जितने भी लिखित सामग्री हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसके जगह पर हम क्या है, उनको कठपुतली के नाच के जरिए उनको मैसेज बता सकते हैं। ठीक है, विधि खेल प्रदर्शन के जरिए उनको बता सकते हैं, टीवी में कोई शो चलाकर उनको बता सकते हैं। ठीक है, यानी वो देख कर सुनकर वो सारी चीज़ों को वो समझ सकती हैं। ओके, अगला क्या है आपका मूल्यांकन। ठीक है, तो मूल्यांकन में क्या होगा कि लोगों को शिक्षित करने के पश्चात उनका मूल्यांकन किया जाना जरूरी है, ताकि यह पता चल सके कि जो कार्यक्रम चलाए गए वो कितना लाभप्रद रहे। क्या ग्रामीण स्त्रियों ने उन्हें दैनिक जीवन में अपनाया है? यदि हाँ तो और भी अधिक प्रोत्साहित किए जाने की ज़रूरत है, और यदि नहीं तो उन कारणों पर विचार किया जाना बाकी है कि किन कारणों से ग्रामीणों ने उन्हें अपने से मना कर दिया, और उन कारणों की खोज करके उनका निवारण करना चाहिए। जैसे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोग्राम अगर सक्सेसफुल होता है, जैसे मान लीजिए, ओके, मैंने आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाया। अब क्या है, अब आपका रिजल्ट जो है, आपका परीक्षा जो है ये निर्धारित करेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ें कितने आपको समझ में आई और आपने समझकर कितने अच्छे से लिखा। आपके नंबर जो है वो आपका एक तरह से मूल्यांकन करके बताएगा कि आपने 6 महीने में क्या पढ़ा और 6 महीने में टीचर ने क्या पढ़ाया, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई योजना आती है, ठीक है, तो उसमें क्या है, ग्रामीण स्त्रियों ने अगर उसको दैनिक यानी डेली के जीवन में अगर उसको अपना लिया तो उन्हें और प्रोत्साहित करिए कि अधिक से अधिक संख्या में वो अपनाएं और उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर वो नहीं अपनाना चाहती हैं या उसमें भाग नहीं लेना चाहती हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से ये मतलब कार्यक्रम में वो भाग नहीं लेना चाहती है, उसको अपने दैनिक जीवन में तो उन कारणों का पता करके उनका निवारण किया जाए, ताकि वो आगे से मतलब कार्यक्रम का जो है लाभ उठा सके। फिर क्या है, पुनर्विचार करना। पुनर्विचार का मतलब क्या हुआ कि कार्यक्रम के मूल्यांकन से हमें उसकी खामियों और खूबियों के बारे में पता चल जाता है। जो खामियां नज़र आई हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जो खूबियां सामने आई हैं उन खूबियों को ध्यान में रखना चाहिए तथा उनका प्रयोग आगामी कार्यक्रम तैयार करते समय करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मतलब देखिए मतलब जब हम कार्यक्रम का मूल्यांकन कर लेते हैं तो उनकी खामियां और उनकी खूबियों के बारे में पता चल जाता है, और अगर खामियां नज़र आए तो उन्हें हम कैसे दूर कर सकते
सकते हैं और खूबियाँ आई तो उस कार्यक्रम अगर फिर आगे कोई कार्यक्रम हम मतलब आयोजित करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, ये सारी खूबियों, इस सारी खासियत को क्या करना चाहिए, अगले प्रोग्राम में जो है हम इसको शामिल करेंगे। ठीक है, आई होप ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों का सविस्तार उल्लेख कीजिए। ठीक है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर सिद्धांत क्या है, आपको एक एक पहले सिद्धांत के बारे में, फिर हम एक एक को डिफाइन भी किए हैं। देखिए पहला क्या, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। दूसरा क्या, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। तीसरा क्या, आपका समायोजन का सिद्धांत। चौथा क्या है, आधारभूत आवश्यकता का सिद्धांत। पांचवा क्या है, परिवार तक पहुंच का सिद्धांत। छठवां क्या है, सहभागिता का सिद्धांत। सातवां क्या है, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। आठवां क्या है, प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। नवां क्या, स्थानीय संसाधनों का उपयोग का सिद्धांत। 10वां क्या है, अनुभव जानने का सिद्धांत। और 11वां क्या है, देख रेख विश्वास करने का सिद्धांत। ये क्या, ये आपका 11 पॉइंट जो है आपके सिद्धांत के हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए एक एक सिद्धांत को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए आत्मनिर्भरता का सिद्धांत में क्या है, कोई भी व्यक्ति जब तक वांछित तरक्की नहीं कर सकता है तब तक स्वयं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। ठीक है, इतिहास साक्षी, महिलाएं सदियों से अशिक्षित, उपेक्षित और परावलंबी रही हैं। एक यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि किसी भी व्यक्ति को पहले मतलब अगर तरक्की करना है तो उसको क्या है, आत्मनिर्भर होना जरूरी है। बिना आत्मनिर्भरता के कोई भी व्यक्ति क्या है, तरक्की नहीं कर सकता। इसका इतिहास गवाह है कि महिलाएं जो है सदियों से क्या, पहले क्या थी, पहले की जो महिलाएं थी उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उपेक्षित रखा जाता, और हमेशा क्या उनको यही सिखाया जाता कि तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ चूल्हा चौका और बच्चे को जन्म देना और बच्चे को पालना। और टोटल क्या थी, वो टोटल अपने पति के ऊपर या अपने घर वालों के ऊपर जो है डिपेंड रहती थी। लेकिन आज के आधुनिकता के ज़माने में आज कोई भी लड़की जो है अशिक्षित नहीं है। कोशिश सरकार की हमेशा कोशिश है, इवन घर के माता पिता खुद भी, माँ खुद चाहती है कि मैं अनपढ़ रही लेकिन मेरे बच्चे क्या हो, पढ़े लिखे हों। जैसे मेरी माँ अनपढ़ थी, मेरी माँ अनपढ़ हैं, बट उन्होंने यही चाहा कि मैं भले नहीं पढ़ी लेकिन मेरे बेटा बेटी क्या हो, पढ़े लिखे। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले की जो महिलाएं थी तो उनको क्या है, शिक्षा से जो है वंचित रखा जाता था। फिर देखिए, यद्यपि वे घरेलू कार्यों को सारे दिन करती रहती हैं, सर्वाधिक उबाऊ तथा थकान वाले कार्यों को करती हैं, इसके बावजूद भी उनके कार्यों का 2 कौड़ी का मूल्य नहीं रहता। कहने का मतलब क्या, देखिए रोज एक ही काम, यानी खाना बनाना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा, रोज सुबह शाम एक ही काम। उनको क्या है, उनको देखिए एक दिन का भी रेस्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन जो जेंट्स होते हैं, जो ऑफिस वाले लोग होते हैं, तो उनको कम से कम एटलीस्ट संडे छुट्टी मिलती, कोई त्यौहार हुआ तो हॉलीडे छुट्टी मिले। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनको क्या है, उनका कोई हॉलीडे नहीं होता है। उनका जो है सुबह जो है अपने बच्चे के टिफिन से शुरुआत होती है तो रात जो है बच्चे के सुलाने पर ख़त्म होती है। सबसे पहले वो क्या है, किचन की लाइट वो जब जलाती हैं और बाद में लाइट भी वही बुझाती हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वो इतना वर्क करती हैं लेकिन फिर भी क्या, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से जो है अर्थोपार्जन नहीं करती। यानी कहने का मतलब कि वो धन पार्जन नहीं कर पा रही, तो उनकी स्थिति क्या है, बहुत ज़्यादा दयनीय होती। इसलिए क्या है, सबसे पहले जो है हमें क्या है, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ओके, दूसरा हमारा पॉइंट सिद्धांत क्या है, दूसरा सिद्धांत है हमारा धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्त्री किसी विशेष धर्म, जाति, वर्ग या संप्रदाय से जुड़े ग्रामीणों के लिए कार्य नहीं करती है। महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या वर्ग की क्यों न हो, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षण जो मतलब सिद्धांत है, उसमें मतलब कोई जाति, विशेष धर्म, विशेष संप्रदाय या विशेष वर्ग को की महिलाओं को सिर्फ शिक्षा नहीं दिया जा रही है। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष, आप चाहे किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप किसी भी
संप्रदाय से जुड़े रहें। आपको क्या है, आपको मतलब आपका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए जो है प्रसार कार्यकर्त्री जो है गृह विज्ञान की वो कार्य करती है। वो उसके अंदर ये नहीं कि नहीं हमको सिर्फ ठाकुर को पढ़ाना है, हमको सिर्फ पंडित को पढ़ाना है, हमको सिर्फ कुर्मी को पढ़ाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको सिर्फ हिंदू को पढ़ाना, हमको सिर्फ मुस्लिम को पढ़ाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। फिर क्या है, समायोजन का सिद्धांत। समायोजन का सिद्धांत में क्या है, गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्त्री को समायोजन के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना जरूरी है। उसे ग्रामीण वातावरण में रहकर ही उन्हीं के परिस्थितियों में संसाधनों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। उसे स्वयं को बहुत अधिक ज्ञानी और विवेकी नहीं समझना चाहिए और न ही अधिक दिखावा करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसा परिवेश मिले उसके अनुसार उनको ढलकर क्या है, ग्रामीण की महिलाओं को शिक्षा दीक्षा जो है देना चाहिए। जो भी संसाधन उपलब्ध है उसी में उनको कार्य करना चाहिए और बहुत ज़्यादा इससे शो अप नहीं करना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा, नहीं तो इससे क्या होगा, इससे जो होगी वो महिलाएं पढ़ना नहीं चाहेंगी, वो आपको बहुत घमंडी समझेंगी और आपके साथ वो अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगी। ठीक है। अब आइए देखिए आधारभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। आधारभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत में क्या है, प्रसार कार्यक्रम ग्रामीणों के मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखकर चलाया जाना चाहिए। सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि गांव वाले किसी समस्या से सर्वाधिक पीड़ित हैं, उस समस्या की निराकरण संबंधित योजनाएं पहले बनाई जानी चाहिए। ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या कि जो हमारी बेसिक चीजें हैं उसको जो है, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है उस पर क्या है, उस पर जो है काम करना चाहिए। हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है, कपड़ा रोटी मकान, ये 3 हमारी जो है मूलभूत आवश्यकता होती है। और इनसे जो भी मतलब समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो उस समस्या का निराकरण, जैसे किसी के पास अगर घर नहीं है, वो झोपड़ी में रह रहा है, तो आंधी तूफान, अब देखिए ठंडी आ रही है तो झोपड़ी में रहने पर क्या होता है, ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उनको क्या आवास ये सब की जो है व्यवस्था देनी चाहिए। देखिए बेटा, आप लोगों से बहुत से बच्चे जो है 5th सेमेस्टर में को करिकुलर के पेपर के लिए आप लोग परेशान हो। ठीक है। तो मेरी जो है लास्ट ईयर में को करिकुलर 5th सेमेस्टर का हमने पेपर जो है मॉडल पेपर कुछ आप लोगों को हमने दिया है, तो हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से अभी मतलब दिक्कत हो रही है। जैसे सीधा लाइन तो मैं कर पा रही हूँ, लेकिन जैसे सॉल्व कराने में दिक्कत हो रही है। कुछ जैसे रीजनिंग के जो क्वेश्चन है तो उसको हो रहा है। तो आप लोग क्या है, मतलब पिछले साल का जितना भी हमने मॉडल पेपर दिया है और ब्लैक बोर्ड पर हमने आप लोगों को सब कुछ समझाया है। व्हाइट ब्लैक बोर्ड पर हमने आप लोगों को कैसे निकालना है सारे रीजनिंग के मतलब मैक्सिमम टॉपिक जो है आप लोगों को हमने करा दिया है। तो आप लोग प्लीज़ जाकर प्रीवियस ईयर का पेपर जो है अपना जो है पेपर का नाम डालकर और एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम करेंगे, सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग उससे जो है जाकर देख लीजिए और अपनी तैयारी जो है अच्छे से करिए। ओके। 5th सेमेस्टर का हम लास्ट ईयर में जो है मॉडल पेपर आप लोगों को हमने दिया है। ओके। अब आइए देखिए 5वां हमारा क्या है, परिवार तक पहुंच का सिद्धांत। परिवार तक पहुंच का सिद्धांत देखिए, गृह विज्ञान प्रसार हो गया यहाँ पर, प्रसार शिक्षा परिवार तक पहुंच के सिद्धांत पर आधारित है। कार्यक्रम इस तरह का होना चाहिए जिससे कि पूरा परिवार लाभान्वित हो। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ महिलाओं के लिए रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे क्या हो, पूरे परिवार को लाभ मिले। जब महिलाओं के लिए कार्यक्रम बनाए व चलाए जाए, यहाँ पर चलाए होगा। ठीक है। चलाए जाए तब उस समय घर के पुरुषों और बालकों के लिए भी कार्यक्रम बनाना चाहिए, ताकि जब महिलाएं कार्यक्रम में व्यस्त हैं, कुछ सीख रही हैं, तो पुरुष बोर नहीं हो और बालक जो है इधर उधर भटके नहीं। ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि महिलाओं को कुछ भी सिखाना है तो उसके साथ साथ क्या है, पुरुषों के लिए भी कार्यक्रम और बच्चों के लिए भी बनाना चाहिए, ताकि पुरुष भी उस समय व्यस्त रहें और बच्चे को भी कोई देख रेख करने वाला हो, या बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ आंगनवाड़ी ये सब की सुविधा रहे, ताकि बच्चे जो है 2 घंटे 3 घंटे के लिए जाएं और इधर उधर नहीं भटकेंगे, तो माँ भी क्या करेगी, आराम से जो है अपने काम पर जो है फोकस कर सकती है। फिर क्या है आपका छठा, क्या है, सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत में क्या है, तो गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्त्री ग्रामीणों के उत्थान के लिए भी कार्यक्रम बनाए उसमें यह देखे कि उसमें ग्रामीणों की कितनी भागीदारी होगी। सहभागिता मतलब साथ देना। ठीक है। ग्रामीण स्त्रियां उसमें भाग ले सकेंगी। ठीक है।
बना लीजिए, सकेंगी या नहीं। इसलिए कार्यक्रम बनाने से पूर्व उसे ग्रामीण नेताओं, ठीक है, सरपंचों, मुखिया या प्रधान आदि से मिलना चाहिए। ग्रामीणों की रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर उसकी सलाह और परामर्श से कार्यक्रम को जो है तैयार करना चाहिए। ठीक है, यानी कोई कार्यक्रम करने से पहले क्या है, ये पता करना चाहिए कि अगर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें जो गाँव की जो महिलाएँ हैं वो भाग ले सकती हैं कि नहीं ले सकती हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, गाँव के जो नेता हैं, सरपंच हैं, मुखिया जिसे कहते हैं या प्रधान कहते हैं, उनसे मिलना चाहिए। गाँव की रुचि, गाँव के लोगों की रुचि किस में है, इसको भी ध्यान रख के उनकी सलाह के से, उनके परामर्श जो है कार्यक्रम को तैयार करना चाहिए। फिर क्या है आपका 7वां क्या है, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। जब प्रसार कार्यकर्त्री ग्रामीण महिलाओं को किसी तकनीक के बारे में बताती है या नवीन उपकरणों का प्रयोग करना सिखाती है तो सीखने के बाद उसे यह कहे कि इसका उपयोग करके देखे। जब वह अपने हाथों से उनका उपयोग करेगी तो उनके भीतर आत्मविश्वास उपजेगा और वह संतुष्ट होंगी। जैसे कहने का मतलब क्या कि पहले आज से 20-30 साल पहले क्या था, कुकर में खाना बनाना जैसे गांव की जो महिलाएं थी उसको नहीं स्वीकार करती थी। ठीक है, तो उनको समझ में आता था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ, आज क्या है, आज कोई भगोने में या बटुए में जो है दाल चावल नहीं बनाना चाहता। सब लोग क्या है, सब लोगों ने क्या किया, इसको मतलब प्रेशर कुकर को जो है मतलब अपने दैनिक जीवन में शामिल किया है। इससे क्या फ़ायदे हैं, इससे ये फ़ायदे हैं कि उनका समय की बचत होती है, उनके ईंधन की बचत होती है और कुकर में खाना बनाते समय वो किसी और भी काम को कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, तो स्वयं को करने का, तो पहले जैसे प्रेशर कुकर आया तो इसका बहुत बहिष्कार हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, आज ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। ठीक है, फिर क्या है आपका प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। कहने का मतलब क्या है कि प्रशिक्षित विशेषज्ञ मतलब क्या है, गांव में महिलाओं को सिखाने के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञों की सहायता लेनी चाहिए। जैसे जब गांव में कोई कार्यक्रम चलाए जा रहे हों तो उस कार्यक्रम में किसी कृषि वैज्ञानिक, पशु चिकित्सक, मत्स्य अधिकारी और उद्यान वैज्ञानिक आदि को भी बुलाना चाहिए। उनसे गांव वालों को मिलवाना चाहिए ताकि ग्रामीण लोग अपनी समस्याओं को उनसे कह पाएँ और उनका समाधान प्राप्त कर सकें। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर आप कोई भी योजना, आप कोई भी कार्यक्रम जो है चला रहे हैं या लाए हैं तो सिखाना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षित करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जैसे कि जो उसके विशेषज्ञ हों उनको भी आप बुलाइए। जैसे आपके मतलब कृषि वैज्ञानिक हो गए तो वो बता सकते हैं गाँव वालों को ना कि किस तरह की खेती करनी है, कब किस तरह की जैसे मिट्टी आपकी होनी चाहिए, कब खाद देना है, कब पानी देना है, कौन सी फसल जो है इस मिट्टी में अच्छी होगी, तो वो बता सकते हैं। फिर क्या पशु चिकित्सा यानी पशु डॉक्टर को भी बुला सकते हैं, मत्स्य अधिकारी को भी बुला सकते हैं, मछली पालन के लिए वो बता सकते हैं, उद्यान विज्ञानी यानी आपके जो है बागवानी ये सब के लिए भी हो सकता है। तो ये कहने का मतलब कि इतने ऐसे ऐसे लोगों को आप बुलाएंगे तो गाँव के लोगों का जो है लाभ मिलेगा। फिर क्या नवा क्या, स्थानीय संसाधनों के उपयोग का सिद्धांत। देखिए, ग्रामीणों के लिए प्रसार कार्यक्रम तैयार करते समय स्थानीय संसाधनों के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। ग्रामीणों को वह चीज़ सिखाई जानी चाहिए जो उनके घरों या आसपास में उपलब्ध हो, बाहर से मंगवाने की कम से कम आवश्यकता हो। जैसे पुराने कपड़े से जो है बैग बनाना, घर के पास पड़ी खाली ज़मीन में रसोई उद्यान लगाना, जैसे धनिया हुआ, मिर्चा हुआ, ये सब क्या सब आप छोटे छोटे चीज़ों को आप फिर क्या कागज़ का थैला बनाना, घर के अनाज और दालों से सजावटी सामग्री बनाना, घर में उपलब्ध फल और सब्जियों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाना और विविध प्रकार की कढ़ाई करना। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें जो है मतलब आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध है आप उसके ज़रिए जो है आप अच्छा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। अब आइए देखिए 10वां हमारा क्या है, अनुभव जानने का सिद्धांत। ठीक है, अनुभव जानने का सिद्धांत। यहाँ पे क्या, प्रसार कार्यकर्ता को केवल अपनी बात ग्रामीणों को बताना ही नहीं चाहिए और न ही उन पर बातों को अपनाने के लिए दबाव डालना
चलना चाहिए और न ही क्या है उनको अपनी बातों को मतलब उनको उन पर जो है अपनी बातों को थोपना भी नहीं चाहिए, बल्कि उनके अनुभव को जानना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। ग्रामीण महिलाएं अनपढ़ अवश्य हैं मगर बेवकूफ़ नहीं होती हैं। जो गांव की जो महिलाएं होती हैं भले ही वो अनपढ़ है लेकिन वो क्या है बेवकूफ़ नहीं है। उन्हें कई चीज़ों का ज्ञान होता है, कई कौशल को वो जानती हैं, व्यवहार कुशल होती हैं, वह कई ऐसे घरेलू नुस्खे जानती हैं के बारे में जानती हैं जो कई बीमारियों को जो है आसानी से ठीक कर सकता है। तो ऐसा मत समझिए कि जो गाँव के जो लोग होते हैं वो बेकार होते हैं, जो गाँव की महिलाएं हैं वो बेकार हैं, उनको कोई बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उन भले ही वो अनपढ़ हैं लेकिन उनको व्यवहारिक ज्ञान, उनको मतलब बहुत सी ऐसी जो बीमारियां हैं ना उसको उसका ज्ञान जो है कैसे बिना हम डॉक्टर के घर पर नुस्खे से जो है ठीक कर सकते, ये सब चीज़ का जो है उनको जानकारी होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को 10 पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आइए देखिए अगला प्रश्न की ओर, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा आईसीडीएस जो है आपका, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में आईसीडीएस, ठीक है, ये हमेशा आप लोगों को जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आईसीडीएस के बारे में ना आया हो। आईसीडीएस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, समन्वित बाल विकास योजना या समन्वित बाल विकास सर्विसेज यानी सेवाएं हो गए। यहाँ पर योजना की जगह पर क्या बना लीजिएगा, सेवाएं होता है, ठीक है, ये योजना नहीं रहेगा, सेवाएं, ठीक है। आईसीडीएस का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होगा, स्कीम नहीं होगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर सर्विस बना लीजिएगा, स्कीम के जगह पर क्या है सर्विस बना लीजिएगा, जिसे हम हिंदी में समन्वित बाल विकास योजना कहते हैं या सेवाएं कहते हैं, ये सेवाएं बना लीजिएगा, हमको जहाँ तक लग रहा है सेवाएं होना चाहिए, ठीक है, जिसे क्या है समन्वित बाल विकास सेवाएं या समन्वित बाल विकास योजना भी कहते हैं। भारत में स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभ आरंभ 1975 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था स्टूडेंट, आईसीडीएस की जो है स्थापना कब हुई थी, 1975 ईस्वी में। और यह किनके लिए काम कर रहा था, ये स्कूल पूर्व जाने वाले मतलब स्कूल जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके लिए, गर्भवती यानी जो प्रेग्नेंट महिला उनके लिए, धात्री माता का मतलब होता है कि जो दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं उनके लिए जो है यह योजना जो है चलाई गई। आईसीडीएस को कब लाया था, तो 1975 ईस्वी में। प्रारंभ में यह योजना के अंतर्गत 33 खंड ही चुने गए थे, किंतु आवश्यकता अनुसार आज यह योजना 2000 से भी अधिक क्षेत्रों में चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती धात्री माताओं और शिशुओं को स्वास्थ्य सेवा के साथ ही अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं, ठीक है, क्या है अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती है। जैसे इसका उद्देश्य क्या है आपका देख लीजिए, आईसीडीएस का उद्देश्य क्या होता है, तो आईसीडीएस का उद्देश्य पहला देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि 0 से 6 वर्ष के, ठीक है, 0 से 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना। दूसरा क्या, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करके बाल मृत्यु की समस्या को कम करना। तीसरा क्या है, बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीका कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना। वो 6 बीमारियां कौन है स्टूडेंट, तो देखिए आपका टिटनेस है, कुकर खांसी है, पोलियो, खसरा है, डिप्थीरिया है और क्षय रोग। ये क्या है आपके 6 जानलेवा बीमारियां हैं जिसके लिए आईसीडीएस जो है ये काम कर रही है टीकाकरण के लिए। आपका चौथा क्या है, बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण करना। पांचवा क्या है आपका, बच्चों की मृत्यु, कुपोषण और रोग से बचाने के लिए पूरक आहार की जो है व्यवस्था करना। ये क्या है आपके 5 उद्देश्य में। एक छठा उद्देश्य भी देख लेते हैं हम। छठा उद्देश्य क्या है आपका, बालकों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार के लिए माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। यानी कहने का मतलब क्या है कि माताएं तो हो जाती हैं लेकिन उनको क्या है, उनको जो है बालक को कैसे किन किन चीज़ों को खिलाना चाहिए, किन किन चीज़ों को नहीं खिलाना चाहिए, उनके खाने का क्या रूटीन है, उनको पीने का क्या रूटीन है, कब उनको मतलब पूरक आहार देना चाहिए, मतलब जो भी स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा है उसको क्या है, पोषण संबंधित शिक्षा है उसको क्या है माताओं को जो है दी जाती है। अब आइए देखिए कार्य देख लेते हैं, इसके कार्य क्या है। तो समन्वित बाल विकास परियोजना के कार्य क्या निम्नलिखित। पहला क्या आपका टीकाकरण, दूसरा क्या पूरक आहार, तीसरा स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा यानी जैसे आंगनवाड़ी में क्या है आपका अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। फिर क्या पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और फिर क्या है आपका प्रशिक्षण।
ये क्या है, ये आपके 5 जो इसके कार्य, टीकाकरण पर भी कार्य करता है सीडीएस। पूरक आहार जैसे भी क्या है, दलिया उलिया मिलता है ना प्रेग्नेंट लेडी को, तो ये सब स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा यानी क्या, खेल के माध्यम से उनको पढ़ाना, कोई समय नहीं बांधना, जब मन किया तब पढ़ाएं, जब मन किया तब खिलाएं। ठीक है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसके जरिए दी जाती हैं। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सफल नेतृत्व कर्ता के आवश्यक गुण क्या क्या हैं। तो आइए देखिए, सफल नेतृत्वकर्ता या नेताओं में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कभी कभी नेतृत्वकर्ता भी दे देता है और कभी कभी नेताओं शब्द करके भी पूछेगा। तो देखिए पहला क्या गुण होना चाहिए, तो बुद्धिमत्ता। नेतृत्व के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। नेता में भला बुरा समझने की योग्यता होनी चाहिए। बोगार्डर्स के अनुसार बुद्धिमत्ता वह शक्ति है जो समस्याओं को हल करने हेतु प्रयुक्त होती है। ठीक है, यानी जो है नेता को क्या है, मतलब कैसे आप वो स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे वो कर सकते, इसका जो है इसके लिए होना चाहिए। फिर क्या, आत्मसंयमी। नेता का आत्मसंयमी होना भी परम आवश्यक है। वही नेता अपने पीछे चलने वालों का नियंत्रण करने में सफल हो सकता है जो स्वयं अपना नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, जो अपना स्वयं नियंत्रण कर सकता है वही नेता क्या है, सफल है, अदरवाइज वो सफल नहीं है। फिर क्या, शक्ति। शक्ति तथा सामर्थ्य अच्छा कार्य है। ठीक है, अधिक किया जा सकता है। शक्ति तथा सामर्थ्य द्वारा अच्छा कार्य और अधिक किया जा सकता है। शक्तिशाली और साहसी व्यक्ति किसी भी कठिन कार्य को बड़ी सरलता से कर लेता है। सहानुभूति। सहानुभूति में क्या, एक सफल नेता हेतु क्या है, सामाजिक संबंधों को अच्छी प्रकार से चलाने हेतु सहानुभूति का गुण होना आवश्यक है। यदि नेता के हृदय में अपने लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं है तो वह उनका हृदय नहीं जीत सकता, परिणाम स्वरूप वह अच्छा नेतृत्व जो है नहीं कर सकता। इसलिए क्या होना चाहिए, सहानुभूति वाला जो है क्वालिटी वही नेता में पाया जाना चाहिए। फिर क्या, आपका सत्यनिष्ठता। सत्यनिष्ठा में क्या, नेता को सदैव सत्य बोलना चाहिए क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। छठा क्या है, नेता को ईमानदार और चरित्रवान होना चाहिए। ठीक है, नेता को क्या है, ईमानदार और जबकि आज के नेता क्या है, आज के नेता में ये दोनों गुण नहीं पाए जाते, ना तो वो ईमानदार होता है और ना ही क्या चरित्रवान होता है। फिर क्या है, मानवता। नेता में मनुष्य से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु उपयोगी नहीं है, अर्थात मानवता का गुण आवश्यक है। उसे मनुष्यों के विकास में रुचि लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब रुचि न ले। फिर क्या है, अपने विषय का ज्ञाता। नेता को अपने विषय से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है आपका, दूरदर्शिता। दूरदर्शिता में क्या है, नेता में भविष्य के बारे में सोचने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात नेता दूरदर्शी हो और नए ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की योग्यता रखता हो। 10वां क्या है आपका, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब क्या हुआ कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। नेता में आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। 11वां क्या, उत्साही। नेता को उत्साही होना चाहिए जिससे वह लोगों से भी उत्साहपूर्वक कार्य करा सके। उसे सीखने व कार्य करने को तैयार हमेशा क्या है, रहना चाहिए। 12वां क्या है आपका, आत्मत्याग और आत्मत्याग और विनम्रता देख लेते हैं। तो आत्मत्याग क्या है, नेता को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि नेता का अपना पर्सनल जो भी स्वार्थ है उसको त्याग करके दूसरों के हित के लिए क्या है, कार्य करना चाहिए, तभी वो नेता है। लेकिन आज क्या है, आज जो है नेता लोग क्या करते हैं, तो जनता भी उसी में की है, तो नेता लोग की हम गलती नहीं। अब जब आप वोट के लिए पैसा मांगेंगे तो अगला इलेक्शन के लिए क्या करेगा, नेता पहले पैसा ही जुटाएगा ना, तभी तो वो कर सकता है। अब जैसे देखिए केजरीवाल की सरकार जो दिल्ली में थी, भले आज सब लोग उनको गलत ठहरा रहा है, लेकिन सोच लीजिए कि जो बेसिक चीज़ है, ठीक है, जो बेसिक चीज़ है, केजरीवाल ने दिल्ली के लिए जो है बहुत अच्छा काम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्री पानी कर दिया, फ्री बिजली कर दी था और फ्री एजुकेशन कर दिया था। उनका कहने का ये मतलब था कि अगर आपके पास एजुकेशन रहेगा, फ्री का शिक्षा रहेगा, तो आप शिक्षा के जरिए आगे बढ़कर अपने लिए मकान बना सकते हैं, अपना जीविकापार्जन के लिए धन कमा सकते हैं। धन कमाएंगे तो आपको राशन मिलेगा, राशन रहेगा तो आपका पेट भरेगा। हाँ, तो केजरीवाल ने तो बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन जनता ने क्या किया, मतलब उनको जैसे गलत ठहराया, मतलब गलत उन पर आरोप सब लगा दिया। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको
आपको बता रही हूँ कि हमारी बेसिक चीज़ क्या है, हमारा बेसिक चीज़ एजुकेशन है और एजुकेशन के ज़रिए ही हम क्या है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर एजुकेशन नहीं, अब देखिए 10 साल में क्या है आपका मतलब एकदम आप लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, नॉलेज हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही, खाली आप परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आप भी पीछे जाएँगे ना और देश भी पीछे जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या है, हमको शिक्षा को, एजुकेशन को सबसे पहले सुधारना है, जिस पे क्या है गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही। ये सब आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट इस पर कोई भी काम नहीं कर रही, खाली बस मंदिर बस सनातन धर्म यही सब मतलब हो रहा है। जो कि हमको क्या है, हमारा धर्म भी तभी जीवित रहेगा, हम तभी सुरक्षित रहेंगे जब हम एजुकेटेड रहेंगे। हम अपने अधिकारों को जानेंगे, हम मतलब सेल्फ डिपेंड रहेंगे तभी ना। अब बताइए अब लेकिन गवर्नमेंट इस पर काम नहीं करे, एजुकेशन के लिए तो कुछ नहीं काम करे, जो कि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे हमारा बॉडी है, हमारा शरीर कैसे खड़ा है, अगर हमारी रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत नहीं रहेगी, ठीक है, तो हमारी बॉडी को सही पोस्चर और हम सही खड़े नहीं हो सकते हैं। कंकाल अगर सही तरीके से नहीं, रीढ़ की हड्डी, तो हम नहीं खड़े हो सकते। हम अपने रीढ़ की हड्डी के बदौलत ही स्ट्रेट खड़े हो पा रहे हैं। अगर वही रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो हम क्या हो सकते हैं, हम झुक जाएंगे ना। तो उसी तरह से क्या है, हमारा एजुकेशन, हमारी शिक्षा भी क्या है रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। और उसी को जब आप डैमेज कर देंगे तो वो देश क्या है विकास कर सकेगा? कभी नहीं कर सकेगा। तो ये चीजें जो होनी चाहिए। वैसे भी फ्री की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को कहा जाता है ना, जिस पे कॉस्ट रहेगा सब लोग उस पे भागेगा, है ना? तो मैं भी आप लोगों को फ्री का एजुकेशन दे रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस चीज़ का नहीं वो है, ज़रा से भी तकलीफ़ नहीं है कि नहीं पढ़, लेकिन मेरा बस ये है कि अगर मान के चलिए मैं दे रही हूँ और मेरा अगर 50 बच्चे भी पढ़कर अच्छे-अच्छे पोस्ट पर आ जाए, तो मैं सोचूँगी कि नहीं, मैंने जो मेहनत किया वो मेरा सफल रहा है। मेरा फ्री एजुकेशन देने का बस एक ही पर्पज़ है कि आप लोग मतलब सही चीज़ों को जानें और सही तरीके से पढ़ें, ताकि लाइफ में कुछ आगे कुछ भी बनना चाहें तो आप बन सकें, आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। बस यही एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम का मोटिव है और कोई दूसरा मोटिव नहीं है। मेरा बस एक ही उद्देश्य है, एक ही टारगेट है कि आप लोगों ये एजुकेशन जो है घर घर तक पहुँचे और आप लोग शिक्षित हों, सही मामले में शिक्षित हो, आप लोग एजुकेशन के महत्व को समझें। आप लोग जो है नई पीढ़ी हो, आप लोग जो है, आप लोग एक तरह से हम मेरी भाषा में ये है कि आप लोग देश के रीढ़ की हड्डी हो और आपको मजबूत होना है। आप अगर अच्छे से आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश क्या है तरक्की कर सकता है, वरना नहीं कर सकता है। आपका ये क्या विनम्रता, विनम्रता देखते हैं तो नेता का विनम्र होना आवश्यक है, अर्थात सभी के से उपयुक्त तरीके से व्यवहार करना, नम्रता पूर्वक बातचीत करना चाहिए जिससे लोगों का दिल जीता जा सके, सभी के सुख दुख में भाग लेने वाला होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपका विनम्रता, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। कोई देखो बेटा आप लोग डोंट माइंड, मैंने किसी क्या है पार्टी का एडवर्टाइज नहीं किया, लेकिन जो हमारे देश के लिए जो जरूरी है वो चीज़ हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप अगर एक एजुकेटेड लीडर अगर आप चुनते हैं तो वो देश को आगे ले जाएगा, और एक साधु संत सन्यासी को आप चुनते हो तो वो देश को पीछे ही ले जाएगा, ठीक है। तो इस समय क्या आपको मतलब शिक्षा आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपका एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कार्यक्रम नियोजन क्या है, इसके बारे में हम अब जानते हैं। देखिए प्रसार शिक्षण एक ऐसी, ठीक है, प्रसार शिक्षण एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जो व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक जीवन यानी मानव के संपूर्ण विकास के लिए संकल्पबद्ध है। इससे व्यक्ति की सोच व मनोवृत्ति में परिवर्तन आता है, व्यक्तियों के मानसिक स्तर को प्रभावित करके उन्हें उचित दिशा में सोचने की शक्ति देता है। यह शिक्षण विधि को क्रियात्मक शिक्षण विधि भी कहते हैं। अब आइए देखिए कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया का जो परिभाषा, कुछ मतलब परिभाषा नहीं, कुछ लोगों ने अपने शब्दों में कैसे समझते हैं। वेणु गोपाल के शब्दों में देखिए यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लोगों के साथ विचार विमर्श करके उनकी समस्या मूलक असंतोष स्थितियों का पता लगाया जाता है और समस्या समाधान के लिए उद्देश्य और लक्ष्य क्या होते हैं निर्धारित किए जाते हैं। किसके जरिए, कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के जरिए स्टूडेंट। अब देखिए डेस और यांग ने क्या बताया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यक्रम नियोजन
नियोजन व्यक्तियों के साथ मिलकर होना चाहिए, न कि उनके लिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि कार्यक्रम नियोजन जो है व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करना है, जबकि दूसरे के लिए नहीं, कि मतलब कार्यक्रम के लिए नहीं होना चाहिए, व्यक्तियों के लिए होना चाहिए, ये कहने का उनका मतलब है। तो देखिए आप लोगों से बता रहे हैं कि 5वें सेमेस्टर का जो है को करिकुलर, ठीक है, क्या है को करिकुलर जो है इसकी क्लास आप लोगों को पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है उस वीडियो को जाकर स्टार्टिंग से पूरा देख लीजिए, उसमें हमने पेपर भी सॉल्व कराया हुआ है। ठीक है, और समय मिलेगा तो आप लोगों को हम एक आध दो मॉडल पेपर दे देंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मॉडल पेपर नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा। अभी पहले थ्योरी पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए आपका क्या, नवीन सूचनाएं, जानकारी व तथ्य संग्रहित करना। ठीक है, दूसरा क्या, स्थिति का विश्लेषण करना। तीसरा क्या, समस्याओं की पहचान करना एवं पता लगाना। चौथा क्या, उद्देश्यों का निर्धारण। पांचवा क्या, कार्यक्रम को क्रियान्वित करना। छठा है कार्यक्रम योजना का विकास। सातवां है पुनर्विचार। आठवां है आपका प्रगति का मूल्यांकन। ये क्या है, ये आपके चरण हैं। ठीक है, तो अब ये आप अपने शब्दों में, जैसे नवीन सूचनाओं, जानकारियों व तथ्यों को संग्रहित करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो जो नई नई सूचनाएं हैं, ठीक है, जो भी जानकारी होती है उसको क्या कार्यक्रम नियोजन के जरिए क्या करते हैं, उसको एक जगह संग्रहित करके लोगों तक हम पहुँचाते हैं। दूसरा क्या है, स्थिति का विश्लेषण का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो पहले, अभी जैसे हमने आपको प्रसार शिक्षा में जो आपको बताया था, सभी सब ऊपर गया है। तो स्थिति का जैसे कैसे विषय, वहाँ पर आर्थिक स्थिति लोगों की क्या है, ठीक है, वो उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी है, तो वो सारे जो विश्लेषण वाले पॉइंट हमने बताया था आप वहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर क्या, तीसरा क्या, समस्या की पहचान करना और पता लगाना। यानी जो हम कार्यक्रम नियोजन चला रहे हैं प्रक्रिया में, तो कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में समस्याओं को हम पहचानते हैं और उनको पता लगाकर उन समस्याओं का निदान कैसे हो, इस पर जो है कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में जो है काम किया जाता है। उद्देश्यों का निर्धारण का मतलब क्या हुआ कि जैसे समस्या का पहचान हो गया, पता चल गया कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे है और ये समस्या ऐसे हुई, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए उद्देश्य का निर्धारण करते हैं कि इस समस्या का निदान हम कैसे पा सकते हैं। फिर क्या, कार्यक्रम को क्रियान्वित करना। जब आपका उद्देश्य निर्धारण हो जाए तभी हम क्या करते हैं, कार्यक्रम को जो है आगे मतलब प्रोसीड करते हैं, चलाते हैं। फिर क्या, कार्य योजना का विकास करना। जब वो कार्यक्रम जो है सक्सेस हो जाता है तो उस कार्य योजना को क्या करते हैं, उसका हम डेवलपमेंट करते हैं, उसका विकास करते हैं। फिर वो पुनर्विचार का मतलब क्या हुआ, पुनर्विचार का मतलब ये हुआ कि वो कार्यक्रम जो है सफल हुआ, ठीक है, उसकी खूबियों उसकी कमियों को पता करते हैं, उस पर विचार करते हैं। अगर खूबियां हैं तो आगे वाले प्रोग्राम में क्या करते हैं, उन सारी खूबियों को हम आगे वाले प्रोग्राम में ले जाते हैं। प्रगति का मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ कि लास्ट में हम देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि मेरा कितना % जो है प्रोग्राम जो है कार्यक्रम जो है सफल हुआ, नहीं सफल हुआ, या सफल करने के लिए हम क्या क्या आगे कर सकते उसके बारे में। ओके स्टूडेंट, ये आप लोगों को देखिए सारा मॉडल पेपर हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कल भी आप लोगों को हम शाम 4 बजे तक एक और मॉडल पेपर दे देंगे स्टूडेंट। देखिए इस समय क्या परीक्षा चल रहा है, परीक्षा ड्यूटी भी लग जा रही है तो थोड़ा सा टाइम हो जा रहा है, लेकिन आप लोग देखिए बहुत से बच्चे अभी नहीं जानते होंगे क्योंकि अभी हम पीजी का दे रहे थे, तो बहुत से बच्चे को नहीं पता। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, बहुत से दूसरे स्कूल के भी दोस्त बनते हैं यहाँ आप लोगों के, तो आप लोग प्लीज़ ये चैनल जो है उनको दे दीजिए, उनको बताइए इस चैनल के बारे में कि यहाँ पे जो है आप लोगों को होम साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, आपके को करिकुलर सब्जेक्ट ये सब मतलब इसका जो है पढ़ाया जा रहा है। हाँ, ओके, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपना वैल्यूबल कमेंट जरूर आप लोग दीजिए स्टूडेंट। मैं बहुत आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ कि आप लोगों का एटलीस्ट, जैसे कोशिश मेरी ये रहती है कि आप लोगों का 75 में 40 जो है लॉन्ग क्वेश्चन तो आप लोगों का आ ही जाए, और शॉर्ट भी कोशिश मेरी ये रहती है कि 60+ आप लोगों को हम दे सके। लेकिन इस समय क्या है, थोड़ा हेल्थ इशू होने की वजह से मैं प्रॉपर जो है बैठ नहीं पा रही हूँ और क्लास में उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इतना आप लोगों को दे रही हूँ कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है 40 नंबर तो डन हो ही जाए। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।